नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। और आज इस इंटरव्यू में जो मेहमान हमारे बीच में हैं, जैसे ही आप उनको देखेंगे परिचय के बिल्कुल मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि हमारे बीच में बीजेपी के राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। बहुत आभार आपका। और जब हम परिचय करा रहे हैं तो एक बात अपने दर्शकों को सर यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि छात्र जीवन से लेकर आप प्रोफेसर रहे, पार्षद रहे, डिप्टी सीएम रहे, जहाँ जहाँ जिस पद पर रहे आप फर्स्ट डिवीज़न, डिस्टिंक्शन या कह लीजिए कोई ना कोई झंडा अपने नाम गाड़ने में कामयाब रहे। ये आपकी बड़ी उपलब्धियों में से एक है। तो पॉलिटिकल सवाल तो हम आपसे पूछेंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन एक बार हमारे जो युवा दर्शक हैं आपकी जर्नी को शुरू से शुरू करते हैं। हमें पता चला है कि जब आप युवा मोर्चा में थे तो सबसे ज़्यादा पुतले जलाने का रिकॉर्ड भी आपके नाम है। वो किस्सा बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, वो पहली बात तो मैं पार्षद नहीं महापौर रहा हूँ 2 बार। जी, हाँ। और डायरेक्ट चुना गया जी। और मेरा जीत का एक रिकॉर्ड भी बना। हाँ। और मुझे मोस्ट ऑनरेबल मेयर का पूरे वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस में मुझे सम्मान भी मिला। और आपने एक ऐसा प्रश्न किया तो मेरे प्रारंभिक जीवन के समय की घटनाएं हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था। हाँ। और कार सेवकों पर लाठीचार्ज हुआ था। शरद कोठारी और दोनों कोठारी बंधु का देहांत हुआ, मारे गए पुलिस गोली से और तमाम कार सेवक हताहत हुए थे। उस समय पूरे प्रदेश में जनता उबाल पर थी और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस प्रकार की घटनाओं का जो कारसेवकों पर अत्याचार हुआ उसका मैंने पूरा प्रदेश में, मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने प्रदर्शन किया जगह जगह, पुतले भी जलाए। किसके पुतले जलाए? सरकार के भी जलाए, तो सरकार के मुखिया के भी पुतले, जाहिर सी बात है जो भी सरकार में होकर जलाएंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि ये बात उन्होंने अपने एक कार्यक्रम में कही, मुझे एक्नॉलेज की उन्होंने खुद। मैं जीतकर महापौर गया। हाँ। और अनाउंसर ने, ताज होटल में वो कार्यक्रम हो रहा था, मैं नीचे बैठा था, वो मंच पर थे। अनाउंसर ने कहा कि 2 गिनीज बुक रिकॉर्ड डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम है। तो उन्होंने कहा गलत बोल रही हो, 2 नहीं 3 इनके नाम होने चाहिए, तीसरे की संस्तुति मैं करूँगा। अच्छा। तो लोग अचंभित हुए कि कह क्या रहे हैं माननीय नेताजी, मुख्यमंत्री जी उस समय, पूर्व मुख्यमंत्री जी। तो उन्होंने कहा कि देखो, वही जो ऑडियंस मौजूद थे उनसे कहा कि ये बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा पुतले किसके फूके गए? तो उन्होंने कहा नेताजी आपके। तो बोले जानते हो किसने फूका? और फिर मेरी तरफ इशारा करके कहा ये युवा के अध्यक्ष थे, इन्होंने पूछा, मैं इनकी संस्तुति कर रहा हूँ कि इनको गिनीज बुक पुतला फूकने में दिया जाए। बड़े लोगों का, पुराने नेताओं का एक तारतम्य होता था, एक संवाद की उनकी एक तरीका होता था, शैली होता था। और युवा मोर्चे में तमाम काम करने को मिला। जाहिर सी बात है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से जुड़े रहने के कारण तत्कालीन सरकार का विरोध करने का जो एक जज्बा था, वो एक युवाओं का जज्बा रहा। सर, उस दौर के नेताओं की बात चली है तो ऐसा हो नहीं सकता कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ना लिया जाए। आपने उनके साथ बहुत काम किया है, एक लंबा अरसा आपने उनके साथ गुजारा है, उनके बारे में कुछ बताइए। नहीं, उनके दौर को, उस दौर के विपक्ष को, नेताओं को, अटल जी के अंदाज को बहुत याद किया जाता है। मेरा भाग्य था, सौभाग्य था, मेरे पूज्य पिताजी श्री केदारनाथ, स्वर्गीय केदारनाथ शर्मा पाधा जी एक स्वयं सेवक रहे हैं। पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त था प्रारंभ से लखनऊ में। कई बार उनका रहना मेरे आवास पे भी हुआ है। और माननीय अटल जी से बचपन से ही पिताजी के नाते मेरा उनसे परिचय था। अटल जी के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं। एक बार वो जमीन, हम तब तो बैठकें कहीं होती थी, वो कार्यकर्ताओं के घर में भोजन हुआ करता में रहे होंगे था। उस वक्त? मैं कॉलेज में ही कह सकते हो, मैं समझता हूँ 6-7वें में रहा होगा। अच्छा, स्कूल में रहे होंगे आप? छोटा स्कूल में था। और अटल जी, राजमाता सिंधिया जी, माननीय भंडारी जी, ये सब लोग, कोई बैठक थी लखनऊ में। मेरे घर से थोड़ी दूर पर जगदीशपुर धर्मशाला था, ऐसबाग का छोटा सा घर था मेरा। ज़मीन पे ही दरी डाल दी गई, वहीं पे बैठ के लोग खाना खा रहे थे।
खाते खाते क्या हुआ कि परोसने की जिम्मेदारी मेरी थी और एक दो लोग और थे, और जो खीर परोसी तो मानी अटल जी के कुर्ते पे गिर गई। अच्छा, आप परोस अब रहे थे उस पिताजी वक्त? एकदम से चिल्लाए, देखता नहीं है, जहाँ उनका देखता नहीं है, मैं उनसे डरता था बहुत, तो जो बची हुई खीर थी वो भी उन्हीं के ऊपर गिर गई। अब अटल जी को क्रोध आता, ये मैं सोच रहा था, लेकिन अटल जी हंसने लगे, जोर से हंसे और उन्होंने वातावरण बदल दिया। मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल थे, अच्छा, तो उनको कह रहे पाधाजी, पाधाजी बोलते थे पिताजी को, अच्छा, तो पाधाजी तुम बहुत कंजूस आदमी हो, देखो इस लड़के ने मेरे मेरे आज काम कर दिया कि अब मेरा जो कुर्ता खराब हुआ है बहुत पुराना हो गया था, अब नया अच्छा। कुर्ता तुमको मंगाना होगा। नया कुर्ता आया, पहना, लेकिन हास्य में गंभीर विषयों को कैसे बदल देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अटल जी का शताब्दी समारोह चल रहा है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी उनका जन्मदिन कोई भी भी दूसरा अटल नहीं हो सकता। बहुत सारे मेरे चुनाव में अच्छा, आए थे, विपक्षी नेताओं को भी खूब अच्छा साधते थे, वो भी उनका बहुत सम्मान करते थे। सभी कुछ ऐसा करते। याद आता है आपको कोई ऐसा हाँ, किस्सा? अटल जी के पास सारे लोग जाते थे। मैं अटल जी के लॉ प्लस फ्लैट था, छोटा फ्लैट था, और उसमें वो रात को रुकते थे अच्छा, जब सांसद थे। सुबह कोई ना कोई कार्यकर्ता उनके लिए नाश्ता और अखबार लेके जाता था, समाचार पत्र। एक दिन मेरी ड्यूटी थी, मैं लेकर गया, हम दो लोग थे, तो सुबह नाश्ता उनका जो खाते थे और वो जो समाचार पत्र, सारे समाचार, हिंदी पत्र और अंग्रेजी दोनों लेके गया। तब तक एक टेम्पो, उसमें टेम्पो लंबी वाली टेम्पो आती थी, अच्छा, धुआं उड़ती हुई बड़ी खड़ 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 करते चलती थी, पीले और काले से रंग पीले काले का। हाँ, यूपी में तो पहले चला वो करते थे ऐसे। टेम्पो रुका, हाँ, तो मैंने देखा एक सरदार जी दुबले पतले झोला टांगे हुए उसमें से निकल के सीधे आ गए, बोले अंदर जाना है। मैंने कहा नहीं बैठिए, अभी माननीय अटल जी नहा रहे हैं। बोले अटल जी से बता दो जाके सुरजीत आया। अच्छा, तो हम लोग समझे कोई होंगे यहीं के रहने वाले। तब तक वो नहाते नहाते उन्होंने सुन लिया बातें, तो जल्दी से वो निकल कर बाहर कपड़े पहन के जल्दी से आए और लिपट गए दोनों एक दूसरे को, अरे सुरजीत कैसा है। बाद में मैंने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा ये हरकिशन सिंह सुरजीत है जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और लोकसभा और राज्यसभा में अटल जी के धुर विरोधी है, बिल्कुल, हमने बहुत से बीजेपी भाषण के। देखे हैं। और यहाँ वो इतना सम्मान करते थे। मैंने आदरणीय चंद्रशेखर जी को देखा, एक अच्छा, मैं अटल जी को लेने गया एयरपोर्ट, चंद्रशेखर जी उतर रहे थे और गाड़ी जो कि मेरी थी, अटल जी को उसी पे बैठना था, तो तब तक उतरते उतरते उनको गुरु कह के वो चंद्रशेखर जी उनको प्रणम्य भाव में आए। अच्छा, बोले कहाँ आ रहे हो आप? बोले चंद्रशेखर जी मुझे एक कार्यकर्ता के वहाँ शादी है, क्योंकि मैं सांसद हूँ तो मुझे वहाँ जाना है। चंद्रशेखर जी बोले अरे मेरे भी लोकसभा क्षेत्र के एक कार्यकर्ता की लखनऊ में शादी है, मुझे भी वहाँ जाना है। तो अटल जी ने कहा ऐसा करो चंद्रशेखर जी, आप मेरे कार्यकर्ता के वहाँ चलो शादी में, मैं आपके वहाँ चलता हूँ। वाह, और दोनों एक दूसरे को वहाँ बगैर बुलाए पहुँचे। और आप उनको लेकर गए दोनों को? मैं अटल जी को लेके गया था और आदरणीय चंद्रशेखर जी उन्हीं की गाड़ी पे बैठ गए थे पीछे। अच्छा, बड़े दिलचस्प किस्से हैं सर। लेकिन देखते हैं कि जिस एक तरह से राजनीतिक मेंटोर, जब आप ग्रूम कर रहे होंगे बतौर पॉलिटिशियन, तो आपने बहुत करीब से अटल जी को देखा। कभी ऐसा मौका आया कि जब वो शख्सियत मंच पर बैठे हैं और आपको उनका परिचय कराना है या आपको उनके सामने भाषण देना है, वो कहते हैं ना कि एक बच्चे का इम्तिहान का वक्त भी आता है, कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है? मुझे याद आता है कि बुखार था अटल जी का अच्छा, और मेरा चुनाव था। मैंने उनसे वादा कराया था जब टिकट के लिए कहा था कि आप मेरे चुनाव में, पहले चुनाव में आप भाषण करेंगे। वो अपने वादे के निभाने के लिए सबके मना करने के बावजूद आए, कांपते हुए चढ़े। लोगों ने हमारा नेता कैसा हो, उनका अटल बिहारी जैसा हो। उनका अरे भाई ये धीरे धीरे चलने वाला नहीं, तुमको तेज चलने वाला चाहिए, ऐसा चाहिए। अब मैं अननोन सा आदमी एकदम से लोगों की नज़र में आ गया कि अटल जी क्या कह रहे हैं। उसके बाद अटल जी उस दिन धोती नहीं पहने थे, पैजामा और कुर्ता पहने थे, अच्छा, मुझे आज भी याद है। तो लोगों ने चिल्लाकर, एक महिला थी, उन्होंने कहा कि अटल जी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्यों अच्छा लग रहा हूँ? बोले आज आपने कुर्ता अच्छा पहना है। अच्छा, तो उनका कर मानो मैं नीचे पैजामा क्या मेरा खराब है? बोले नहीं। तो बोले अगर मैं पैजामा ना पहनूं तो कैसा लगेगा? अरे अटल जी बहुत खराब लगेगा। जनता चिल्लाई बहुत खराब लगेगा, बहुत खराब लगेगा।
अटल जी के बुखार, अटल जी विनोद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि ऊपर का कुर्ता, ये देख रहे हो, ये संसद है, यानी आपने मुझे भेज दिया। ये नीचे का पैजामा, ये नगर निगम है, उसमें इसको भेजना है, मेरी तरफ इशारा करके अच्छा। कहा। और जहाँ मैं जाता था तो लोग कहते साहब आप तो अटल जी के पैजामा हैं, और मैं चुनाव जीत गया। अच्छा। तो अटल जी से कोई नहीं दूसरा हो सकता। बहुत बड़े कवि रहे, आज भी उनकी कविताओं को कोट किया जाता है, याद किया जाता है। कभी ऐसा मौका आया कि कुछ तुकबंदी आपको भी करने का मौका मिला उनके सामने? देखिए, ये तुकबंदी मेरे शब्द ज़्यादातर तो नहीं थे, उसमें कुछ शब्द मैंने जोड़े थे। आदरणीय ब्रह्मदत्त जी तुकबंदी करते थे, अच्छा। द्विवेदी जी। एक चुनाव में अटल जी लखनऊ कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए गए। पहले नामांकन की बाहर सभा होती थी, अच्छा। सभा होने लगी, नामांकन करके निकले तो हजारों लोग खड़े थे मंच पे। उसमें भगवती शुक्ला जी अध्यक्ष थे नगर के, वो पहुंचे और वहाँ के सुरेश श्रीवास्तव जी एक वरिष्ठ नेता थे, विधायक भी रहे कई बार। उनसे कहा लाओ सुरेश जी जल्दी से हार पहनाओ अटल जी को। सुरेश जी लेकर चले फूलों की माला, जो उनका कि हार लेकर आओ, हार पहनाओ। अटल जी का नहीं पहनूंगा। फिर दोबारा वो बड़ा नहीं पहनूंगा। अच्छा। अब लोग समझे आज तो अटल जी लग रहा है नाराज हो क्रोधित गए। हो गए किसी बात पर। अब उनके शिव कुमार जी थे, निजी सचिव थे, बहुत घनिष्ठ थे माननीय अटल जी के। अभी उनका देहांत हुआ। उन्होंने मुझसे कान में कहा कि तुम बहुत मुंह चढ़े हो अटल जी के, जाके कहो कि आज चुनाव का है, माला पहन लें, नहीं तो लोग नाराज होंगे। मैं अटल जी के पास जैसे पहुंचता तो उन्होंने मुझे माइक, बताओ क्यों नहीं पहन रहा हूं। तो मैंने जो सुनी थी तुकबंदी, थोड़ी सी अपनी जोड़ के ब्रह्मदत्त जी की जो सुनी थी, द्विवेदी जी की, मैंने कहा सभी सोचते अटल क्यों, क्यों न पहनते हार, इन्हें जीत स्वीकार है, क्यों स्वीकारे हार। वाह। अब अटल जी ने कहा ये समझ, हार जो माला है ना, हार तब कहलाती है जब व्यक्ति जीवन से हार जाता है, यानी मृत्यु के सैया पर लेटता है, जाता है, तो लोग कहते हैं इसको हार पहना दो। मैं भी हारा नहीं हूँ, मैं तो जीतने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे माला पहनानी है, जीत की माला। तो लोगों ने जीत की माला पहुँचाई। छोटा छोटा वाक्य, छोटी छोटी सी घटना, लेकिन अटल साहित्यकार, अटल कवि, अटल एक मनुष्य, एक राजनेता, सबका समावेश, एक संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे वो। और मुझे तो खुशी है कि इस समय इसी महीने उनका शताब्दी समारोह शुरू होगा। जी बिल्कुल। और वो लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं बतौर पॉलिटिशियन, जिन्होंने उस दौर को उनके साथ जिया है या कहीं ना कहीं जुड़कर उनके निश्चित साथ रूप- काम निश्चित किया है, सरकार में, संगठन में, अलग अलग जगह गली पर। गली अटल जी को टिप्स पे याद था। कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता था वार्ड का, चला आया, अटल जी अंदर बैठे थे, तमाम लोग साथ, मानी टंडन जी और तमाम लोग वहाँ पर बैठे थे। और बार अटल जी आज आप अच्छा नहीं बोले। अब इतना बड़ा वक्ता देश का, लोगों ने उसको भगाना चाहा, कार्यकर्ता। अटल जी का नहीं, रुको, क्या चीज नहीं अच्छा बोले। बोले साहब आप धीरे धीरे बोले, जरा दहाड़ के बोलिए, पाकिस्तान पर आक्रमण करना है। अच्छा। तो अटल जी ने बात सुनी, उसको चाय पिलाई, कहा जाओ अगली बार से ख्याल रखूंगा। अटल जी सबको सुनते थे, सबको समरसता का भाव था। आपने आगे चल के कॉमर्स की पढ़ाई की और प्रोफेसर बने, और वहाँ बतौर प्रोफेसर रहते हुए भी आपकी बहुत सी उपलब्धियाँ हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई, बहुत सी नीतियों में, बहुत सी कमेटीज़ में आप मेंबर रहे। तो आज का एजुकेशन सिस्टम, या जो लोग कमेंट करते हैं कि भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि आप उस रूट में रहे हैं, वहाँ से रहकर आपने देखिए, कार्य किया है, तो आप क्या बताना मैं चाहेंगे? दुनिया के कई देशों में मेरे लेक्चर हुए हैं, हाँ। और स्वयं मेरे अंडर में मैं समझता हूँ 2 दर्जन के आसपास पीएचडी मेरे अंडर में हुई हैं, 6 किताबें हैं मेरी, कई दर्जनों पेपर्स मेरे पब्लिश्ड हैं। और शिक्षा मंत्री के तौर पर मैं हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन का मिनिस्टर रहा। मैं समझता हूँ कि भारत में जितना शिक्षा का जितना स्कोप है, दुनिया में कहीं नहीं है। मैं अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृत और हिंदू दर्शन पर मुझे बोलना था, मैं गया था। मैंने देखा वहाँ पर लगभग 25% से ऊपर टीचर जो थे वो हिंदुस्तानी थे, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में से। विद्यार्थी देखो तो 40% विद्यार्थी हिंदुस्तान के दिखाई पड़ रहे थे। मैंने प्रोफेसर से पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप मुझे नहीं पहचान रहे डॉक्टर साहब,
आपका सिलेक्शन और मेरा सिलेक्शन साथ ही साथ होना था, मैं भी गया था। मैंने कहा हाँ, कब हुआ? उन्होंने बताया सर मुझे। मैंने कहा मेरा तो सिलेक्शन हो गया था। बोले मेरा रिजेक्शन हो गया था, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। अच्छा। उसके बाद अमेरिका में आके मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने बोला ये विद्यार्थी, बोले मैक्सिमम ऐसे हैं जो आपके वहाँ विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में नहीं आते, वो आके यहाँ लिखाते हैं। क्योंकि भारत का जो टीचर है वही आज दुनिया में जाके पढ़ा रहा है। भारत में जो आज अध्ययन अध्यापन का जो एक क्षमता है, दुनिया उससे सीखती है। जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, हमारी जो एक गौरवशाली इतिहास है, वो दूसरों के पास नहीं है। लेकिन हम क्या है, हम अपने भी गर्व नहीं कर पाते और हम लोग दुनिया को उनकी नकल करते हैं जिनको जो हमसे कम योग्य होते हैं। आपने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देश को रिप्रेजेंट किया है, तो कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी कॉन्फ्रेंस में आप गए हैं और अचानक बात इंडियन कल्चर पर आकर किसी वजह से रुक गई हो और फिर वहाँ पर आपको लोगों को समझाना पड़ा हो? बताइए उसके बारे में। महापौर था मैं और इजराइल में अच्छा। वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस था और मैं मेरा बहुत लेट, मैंने विवाह गृहस्थ जीवन में बहुत लेट आया और उसका वजह थी कि मैं गृहस्थ जीवन में नहीं आना चाहता था। तो उस समय मैं अविवाहित था और ज़मीन पर लेटता था घर पे। इजराइल में गया तो मुझे मैं एशिया से अकेला सेलेक्ट हुआ था, मेरी एजुकेशन के कारण या जिसके कारण। मैं पलंग पर लेटा और बड़ा अच्छा सा कमरा था और मुझे रात को नींद ना आए, सुबह मुझे की नोट एड्रेस बोलना था। अच्छा। तो मैं ज़मीन पर लेटा तो मुझे नींद आ गई। वहाँ के सैनिक, उसमें कैमरा लगा हुआ था कमरे में, टॉयलेट को छोड़ के। अच्छा। वो समझे कि शायद मुझे जहरीली गैस दे दी गई। अच्छा। तो वो मुझे उठा के उलट रहे हैं, पलट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भैया मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो हिब्रू जानते थे, वो इंग्लिश भी नहीं जानते थे। अच्छा, दोनों को भाषा भी समझ नहीं आ रही नहीं जान रहे। तब तक लंदन के मेयर थे वहाँ पर, वो मेरे पास में आए और वो हंसने लगे कि लॉर्ड मेयर जमीन पे लेटता है। वो भारत की संस्कृति के प्रति आकृष्ट हुए। सुबह मुझसे कहने लगे चलिए साथ में चलते हैं। साथ में गया तो उनकी धर्म पत्नी लिफ्ट में आई और वो बाहर रह गए। उन्होंने अपने पति देव को यानी लंदन के मेयर को बुलाया कि प्लीज कम साइमन। वो इतना खुश हुए और आके मुझसे परिचय करा के कहने लगी मेरी थर्ड वाइफ है। हम लोग 7 साल से साथ साथ रह रहे हैं। अच्छा। और आप इंडियन के, ये जस्ट लाइक एज इंडियन लेडी, ये भारतीय नारी की तरह है। हम कहा नहीं, भारतीय नारी नहीं हो सकती। भारत में 7 साल नहीं, 7 जन्म रहने का संकल्प यहाँ की नारी लेती है और कहती है हर जन्म में यही पति मेरा रहे। फेरे होते हैं और अर्थी जाती है घर से। वो बात करते करते वो उनको एक इंटरेस्ट हुआ और उन्होंने वहाँ जाके लोगों से कहा कि साहब इनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो कराइए, लेकिन इंडियन कल्चर पे भी इनका एक लेक्चर कराइए। अच्छा। और हम लोग का इंडियन कल्चर पे एक लेक्चर हुआ। बाद में पता चला उसका इनाम मुझे मिला कि मुझे मोस्ट ऑनरेबल मेयर का तमगा वहाँ पर मिला। मैं कह सकता हूँ अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी वहाँ की सरकार ने ये नहीं कहा आप यहीं आकर बस जाइए, हम कुछ सुविधा देते हैं? वो लोग जो मोस्ट ऑनरेबल मेयर होता है हाँ। उसके लिए 25% केवल लेते हैं हाँ। पैसा और बाकी जमीन जेरूसलम में देते हैं। मतलब इजराइल में उस वक्त आपको जमीन मिल रही थी? अगर जाता आज तो वहाँ भी पर युद्ध हो रहा है, लेकिन जी, जी। आप अगर उस समय अगर लिया उस समय भी ये जो मैं घटना बता रहा हूँ, उस समय भी फलस्तीन के जो उग्र स्वभाव वाले लोग थे, उन्होंने धमकी दी थी कि मेयर कॉन्फ्रेंस को वो उड़ा देंगे। अच्छा। तो उसके कारण वो कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे थे और सुरक्षा लगी थी। इसीलिए आपको इतना उल्टा पुल्टा गया वहाँ पर। अच्छा, ये जो विवाह वाली बात है, आपने कहा कि बहुत देर से आपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया, क्या इसके पीछे भी अटल जी की प्रेरणा थी? निश्चित रूप में। अच्छा। लोग मुझसे मेरे पिताजी तो इतना परेशान हो गए थे, कोई आता था तो बोलते थे ये साहब अटल वंशी है, कोई बात करने से फ़ायदा नहीं है। अच्छा। लेकिन एक था कि उनकी ही तबीयत खराब हो गई और 1 तारीख को एक कार्यक्रम होता था फैमिली गेट टुगेदर का। उसमें मेरी माँ बोली, मैं अम्मा को बहुत मानता था, उन्होंने कहा कि 16 तारीख को इसका विवाह करेंगे। कहाँ करेंगे पता ही नहीं। अच्छा, मतलब 6 दिन के अंदर आपका विवाह ना 1 तारीख को तय किया और कहा 16 तारीख को विवाह। कहाँ करेंगे पता ही नहीं। मेरे घर के सामने कॉल्विन का मैदान था, मानिक कल्लाज मिश्र जी के बेटे का तिलक था 14 को। अच्छा। तो उन्होंने कहा 15 को यहीं पे दिनेश तुम कर लेना। मैंने कहा नहीं, मैंने तो किसी को कार्ड भी नहीं छपाया, किसी को बांटा भी नहीं है।
कहाँ होगा अभी पता भी नहीं। 9 तारीख आई तो 9 तारीख को घर के लोगों ने 267 बायोडाटा अम्मा ने छांट के रखे थे, अच्छा। उनमें से 6 को सेलेक्ट करके पर्ची लुटाई। पर्ची 2 माँ ने भी वही उठाई, पिताजी ने भी वही उठाया। फिर ये घर के 15 लोग पर्ची उठाएंगे, भाई भाभी बहनोई बहन। 15 में से 13 लोगों ने पर्ची वही उठाई जहाँ मेरी विवाह हुआ है। तो पता चला 4 साल पहले उनको मेरे पिताजी बोल चुके थे साहब तो अटल वंशी विवाह नहीं करेगा। फोन बड़े मुश्किल से मिला और पूछा गया क्या 9 तारीख को कि आप 15 को तिलक और 16 को विवाह कर सकते हैं। घर वालों ने पूछा तो पता चला उस दिन उनके भाई का विवाह था और बगैर तैयारी के वो लोग आए। लेकिन ऐसा मजमा लगा कि कार्ड नहीं, कोई इन्विटेशन नहीं। आपकी शादी का 20 से 25 हजार लोग आए। अच्छा। कोई कार्ड नहीं। तो एक वो दृश्य था। समय के अनुसार बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो पत्नी भी राजनीति में है आपकी? नहीं, मेरी पत्नी अध्यापिका है। राजनीति से दूर दूर कोसों तक उनका ना तो कोई इंटरेस्ट है और ना ही कोई संबंध है। तो घर में चर्चा पॉलिटिक्स की होती है, कॉमर्स की घर होती में है? केवल अध्यात्म की। खाने की टेबल पे जब बैठता हूँ तो केवल अध्यात्म की, अपनी संस्कृत संस्कारों की और एकेडमिक, क्योंकि वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में है, मैं कॉमर्स का हूँ। विषय के अलावा कोई और चर्चा घर में, पॉलिटिकल चर्चा कोई भी नहीं। अब आज की पॉलिटिक्स पर बात करें, आज के देश के मुद्दों की बात करें तो आज का संसद का सत्र चल रहा है और उसको चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कोई ना कोई मुद्दा विपक्ष उठा रहा है जिसके कारण सदन नहीं चल पा रहा। तो सवाल ये किया जा रहा है कि क्या सरकार मुद्दों से बचना चाह रही है? ये आरोप बराबर विपक्ष लगाता है। आए दिन कैंपेन्स हो रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी, सड़कों पर भी। देखिए, विपक्ष है इसलिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि एक पॉलिटिकल पर्सन के नाते नहीं, मैं एक जर्नल व्यक्ति के आधार पर कह रहा हूँ। इतना नकारात्मक और इतना अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों वाला विपक्ष मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं नेता सदन रहा हूँ विधान परिषद में, वहाँ भी मैंने मान्यताएं देखी हैं। शोर मचता था लेकिन बाद में लोग एक दूसरे से मिलते थे और समस्या का हल निकलता था। इन सब का एक झूठा नैरेटिव तैयार करो, मोदी जी के बारे में तैयार करो। कभी कहो संविधान खतरे में, कभी कहो आरक्षण खतरे में है, कभी आप कहो हिंडनबर्ग की घटना घट गई। संसद शुरू होने को हो उसके पहले कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना। मैं गुजरात का प्रभारी था, कोई घटना नहीं। आदिवासी का उत्पीड़न हो गया, अनुसूचित के लिए बीजेपी ऐसा कर रही, मार रही है, उनको पिटाई कर रही है। पूरा एक शुरुआत करते तो विदेश के अखबार में छपता था और पूरे भारत में करंट की तरह फैला दिया जाता था और कांग्रेस उसका नेतृत्व करने के लिए आ जाती थी। ये जो सोरोस अमेरिकन उद्योगपति है, कई देशों में सरकार गिरा चुका है। भारत में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं कि आर्थिक रूप में जब से भारत ने कहा कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे 2047 में, और जिस प्रकार से भारत की आर्थिक 11वें स्थान से हम 5वें स्थान पर आर्थिक रूप में सुदृढ़ हुए हैं, एक षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गया। और उस षड्यंत्र में ताजुब तो ये होता है कि देश के इतने बड़े राजनीतिक दल के एक प्रधान, एक जिसको कहना चाहिए एक सर्वे सर्वा, उसकी पदाधिकारी, उसके सहयोगी एनजीओ की पदाधिकारी है, वो सोरोस धन का आवंटन करता है केवल अराजकता को फैलाने के लिए। आर्थिक रूप में जर्जर कर दो, कभी हिंडनबर्ग फैलाओ, कभी कोई और फैलाओ, कभी कहो तो शेयर गिर गया, कभी मोदी जी हारने वाले हैं तो ये हो जाएगा, और कभी आरक्षण खतरे में है, कभी संविधान खतरे में, कभी मणिपुर में कोई घटना घट जाए। आप संभल को क्या आसान घटना समझते हैं? मैं उसी सवाल पर आ रही थी। संभल में जो घटना घटी है, अब इसके पीछे जाओ, अमेरिकन कारतूस कहाँ से आए, ये जो पाकिस्तानी कारतूस से कहाँ से आए, ये नकाबपोश लगाए हुए ये दर्जनों युवक कहाँ से आए? लेकिन सर विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये जो मंदिर मस्जिद है ये बहुत ज्यादा होने लगा है। काशी मथुरा के बाद संभल के बाद अजमेर, आप एक चीज बताओ, अलग-अलग जगहों पर कि यहाँ मंदिर है। बीजेपी का कौन सा दोष है? बीजेपी ने एक भी विषय को रखा है क्या? बीजेपी ने किसी को विषय को नहीं रखा है। सरकार ने कहा क्या? सरकार ने कोई नहीं कहा है। सरकार ने केवल कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए क्या? अगर कोई माननीय न्यायालय निर्णय देता है तो निर्णय मानने का कर्तव्य हर नागरिक को है जो हिंदुस्तान में रहता है। आप अदालत के आदेश को नहीं मानोगे
भारत के संविधान को नहीं मानोगे, यहाँ की परंपराओं को नहीं मानोगे, यहाँ के बहुसंख्यक को नहीं मानोगे, यहाँ के राजनेता को नहीं मानोगे, विपक्ष चाहता क्या है? सनातन को गाली दो, वो मेरा है? नहीं, आप हिंदू को भी मानो, आप मुस्लिम को भी मानो। ईश्वर और अल्लाह एक हैं की भावना को जागृत तो करो ना। आप एक पक्ष में बातें करके, आप एक महबूबा मुफ्ती की लड़की ने भी कल ही कहा, ये हिंदुत्व जहर है, बीमारी है। वहाँ आप डीएमके का प्रतिनिधि, उनका स्टालिन का बेटा, वो इसको कोरोना और मलेरिया और डेंगू बताता है। ये आप समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के बयान देख लो, आप कांग्रेस पार्टी के देख लो, राम अस्तित्व में नहीं है, राम पैदा ही नहीं हुए, ये अयोध्या का स्थान ही नहीं है, वो काल्पनिक है। कैसी कैसी बातें इस भारतवर्ष में होती है जो अपनी संस्कृति और संस्कारों के लिए भारतवर्ष जाना जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब बनने की बारी आ रही है। बहुत सारे नाम चर्चा में, आपका भी नाम है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर तो आप रह ही चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर भी अगर आपका नाम आता है, ये दायित्व आप तक आता है, तो क्या दिनेश शर्मा जी अध्यक्ष बनेंगे? नहीं, ये सब हम इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा हवा की बातें, लेकिन ये सब मेरे परिधि से बहुत दूर बातें हैं। आप राज्यसभा में हैं? मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और मैं जब युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना था प्रदेश में, तो माननीय भंडारी जी ने मुझसे पूछा था क्या चाहते हो, तो मैंने आदरणीय भंडारी जी को कहा था जहाँ पर कम वहाँ पर हम। अच्छा, तो मुझे वार्ड तो का देंगे, शूटर की भूमिका में रहना नहीं चाहते हैं? मुझे वार्ड का भी देंगे काम, तो मैं वार्ड का भी अच्छा, करूँगा। संगठन आपकी चॉइस में हमेशा पहले रहा है। डिप्टी सीएम से जिस दिन से हटा, मेरा आप मेरा मोबाइल का फेसबुक और ट्विटर देख लेना कि जिस दिन शपथ हुई 2022 में डिप्टी सीएम की, दूसरे दिन से मैं दौरे पे निकला हुआ हूँ। 5 कार्यक्रम एक दिन में मिनिमम हो, ऐसी मेरी कोशिश होती है। पूरा प्रदेश घुमा हूँ, पूरा देश गया हूँ। मेरा एक ही मकसद है, भाजपा और उसका कार्यकर्ता मजबूत हो, मतलब और संगठन चॉइस में पहले है आपकी। बीजेपी की सरकार से भारतवर्ष का एक मजबूत भारत, राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ भारत और एक विश्व गुरु भारत बन सके, यही मेरी इच्छा है। और अंत में सवाल ये कि आप राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा में सबसे अच्छा नेता आप किसको मानते हैं? अब चूंकि आप अटल जी के समय के हैं, तो ये पक्ष विपक्ष सब कुछ इसके दायरे में आता है। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के लोग मानते हैं इसको। अभी तमाम सर्वे आए हैं, उन्होंने माननीय मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ नेता का तमगा दिया है, और वो एक आदर्श नेता के रूप में रहे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज भारतवर्ष में भी या भारत के बाहर भी कोई उनके समकक्ष कोई दूसरा नेता है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए। आभार, बहुत अच्छा लगा। आपने बड़े जल्दी सब क्वेश्चन पूछे, मैं समझ ही नहीं पाया मुझे जवाब क्या देना है। स्पॉन्टेनिटी में सारी सच्चाई पहले बाहर आती है, एक एक पहलू बाहर आ जाता है। आपने बहुत से सुने अनसुने पहलू से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार आपका।